नमस्कार। आज हम सेक्शन 41 और 42 के बारे में डिस्कस करेंगे। एसआर के सेक्शन 41 जो है वो क्या है, वो क्या कह रहा है कि इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि इंजंक्शन कब ग्रांट हो सकता है, पर अब हम देख रहे हैं कि इंजंक्शन कब रिफ्यूज हो सकता है। तो इसकी सर्टेन सिचुएशन दे रखी है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर इस पॉइंट्स में आएगा तो इंजंक्शन रिफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो पॉइंट क्या कह रहा है, ए to restrain any person from prosecuting a judicial proceeding pending at the institution of the suit in which the injunction is sought unless such restraint is necessary to prevent multiplicity of proceeding। मतलब किसी पर्सन को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, आप कोर्ट के अंदर केस मत करो, मेरे ऊपर प्रोसीडिंग मत चलाओ। अगर ये किया जा रहा है तो इस पर इंजंक्शन नहीं लाया जा सकता कि फला बंदा जो है मुझ पर केस ना करे। अगर कोई केस में मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट आ रहा है, जैसे कोई एक सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन एक ही है, सिर्फ इशू एक ही है ए और बी के बीच में, जैसे पर जो ए है वो जोधपुर में भी सूट फाइल कर देता है सेम कॉज ऑफ एक्शन में, और वो उदयपुर में भी कर देता है, वो पाली में भी कर देता है, और जयपुर में भी 4 केस मिला के हो जाते हैं। तो इस पर प्लेंटिफ जो है वो इंजंक्शन ले सकता है। अगर डिफेंडेंट ने अगर इन 4 जगहों पर सेम प्लेंटिफ ने अगर ये चार जगहों पर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सूट फाइल करवाया तो डिफेंडेंट जो है वो इंजंक्शन इशू करवा सकता है इस मामले के अंदर, अन्यथा वो नहीं करवा सकता। उसके बाद बी है, बी पॉइंट क्या कह रहा है, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। किसी पर्सन को आप प्रोसिक्यूशन करने से रोक रहे हो सिर्फ यह कह के कि उस कोर्ट के अंदर वो पावर नहीं है इंजंक्शन इशू करने की, क्योंकि वो कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है उसकी, तो यहां पर इंजंक्शन इशू नहीं होगा। उसके बाद सी पॉइंट कह रहा है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। किसी पर्सन को आप लेजिस्लेटिव बॉडी को अप्लाई करने नहीं दे सकते, उसके लिए आप इंजंक्शन इशू कर रहे हो, तो ये गलत है। यहां पर इंजंक्शन जो है वो रिफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद डी पॉइंट, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए क्रिमिनल मैटर। आप किसी पर्सन को रोक रहे हो कि आप मेरे ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करो। जैसे कि ए जो है और बी है, 2 पर्सन है, उन दोनों के बीच में बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। ए जो है वो सेलर है और बी जो है परचेजर है। ए ने जो है 5 लाख रुपए का अपना माल भेजा और बी ने जो है उसके बदले 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। अब क्या हुआ कि बी के अकाउंट में कम पैसे थे, ए ने वो 5 लाख का चेक लगा दिया और उसके बैंक में 3 लाख रुपए थे। तो ए ने चेक लगाया बैंक में और बैंक ने जो है वो बाउंस कर दिया चेक। ये चेक बाउंस हो गया सर, सामने वाली पार्टी के पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है अकाउंट के अंदर। तो अब ये जो बी है वो ये इंजेक्शन नहीं ला सकता कोर्ट के अंदर के साहब इसको रोका जाए कि मेरे खिलाफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाए। तो ये इसका जो बी जो इंजंक्शन की जो सूट लेके आएगा इंजंक्शन का, वो रिफ्यूज कर देगी कोर्ट। उसके बाद ई पॉइंट कह रहा है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। अगर कोई एक्ट है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया है, अगर वो एक्ट ही इम्पॉसिबल है, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकता, तो उसके खिलाफ इंजंक्शन भी इशू नहीं हो सकता। एफ पॉइंट, to prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be nuisance। आपने इंजेक्शन लेके आ गए कोर्ट में, कहा कि ये जो एक्ट है डिफेंडेंट का वो न्यूसेंस में कवर हो रहा है, पर वो असलियत में न्यूसेंस है ही नहीं, सिर्फ आप मनगढ़ंत बातें लेके आ गए कि नहीं ये चीज न्यूसेंस है, तब इंजेक्शन इशू नहीं होगा। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ए और बी 2 पड़ोसी है, ए के घर में जो है वो नींबू का पेड़ है, तो वो पेड़ का जितनी भी डालियां वगैरह है, पत्तियां हैं, वो सिर्फ ए के घर में ही है और बी को वो चीज पसंद नहीं है। सिर्फ इस मात्र से वो न्यूसेंस का लेके आ गया कि वो अपनी पत्तियां जो है वो काट रहा है, या वो ए जो है उस नींबू के पेड़ को काट रहा है। अब वो काट रहा है तो अपने घर में काट रहा है, उसके घर बी के घर में कोई डाली नहीं आती, कोई पत्ती नहीं आती, कोई शोर शराबा नहीं होता, तो रीजनेबल ही नहीं है। जो आप सूट लेके आए हो वो रीजनेबल ही नहीं है, तो वो इंजंक्शन इशू नहीं होगा। उसके बाद जी, टू प्रिवेंट कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ इज एग्रीड। मतलब यहां पर जो है ब्रीच होती जा रही है डिफेंडेंट के थ्रू,
और प्लेंटिफ भी एग्री कर रहा है, ठीक है जी जाने दीजिए, तो फिर इंजंक्शन इशू नहीं होगा। उसके बाद एच पॉइंट, व्हेन इक्वली एफिशियंट रिलीफ कैन बी सर्टेनली बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर यूजुअल मोड और प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर आपके पास कोई इंजंक्शन के लेवल की या बराबर की कोई दूसरी रिलीफ है तो आपको वही ग्रांट होगी, इंजंक्शन फिर ग्रांट नहीं होगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी है तो कोर्ट सबसे पहले उस अल्टरनेटिव रेमेडी को देगी। सिर्फ एक इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है तो इंजंक्शन इशू हो सकता है। उसके बाद एचए पॉइंट क्या है, एचए पॉइंट में कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर आप इंजंक्शन इशू नहीं करवा सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैसा है, देश को बढ़ाने का, देश की उन्नति करने का, तो फिर आप उसको डिले करने के लिए या उसको रोकने के लिए इंजंक्शन इशू नहीं करवा सकते। आई पॉइंट है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और हिज एजेंट हैज बीन सच एज टू डिसेंटेल हिम टू असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट। आप प्लेंटिफ या उसके एजेंट का कंडक्ट ऐसा है कि आप कोर्ट की मदद ही नहीं करना चाहते, वो खुद क्लीन हैंड से नहीं आ रहे, तो फिर इंजंक्शन जो है वो कोर्ट इशू नहीं करेगी। जे पॉइंट है, व्हेन द प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। अगर प्लेंटिफ का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट तो है ही नहीं तो फिर इंजंक्शन कैसे इशू होगा, इंजंक्शन इशू नहीं होगा। मान लीजिए कि ए और बी और सी जो है वो तीन पार्टी, उन्होंने डी के खिलाफ सूट फाइल किया, जिसमें मेन पार्टी जो है वो तो बी और सी है जिनका डी के साथ मुद्दा है। ए तो जस्ट ऐसी पार्टी बनी हुई है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो जो ए है वो इंजंक्शन का सूट ला ही नहीं सकता। अब हम केस लो देखते हैं। पहला केस है गांधीपल्ला वर्सेस काटी। इसके अंदर क्या हुआ कि एक जो वुमन है, वो वुमन एक समाज में रहती है और एक पर्सन जो आता है वो पूरे समाज में ये कहता फिरता है कि जो ये वुमन है वो मेरी वाइफ है, बल्कि वो उसकी वाइफ थी नहीं। तो जो वो वुमन है वो कोर्ट के अंदर इंजंक्शन के लिए सूट ला सकती है और उस पर्सन जो कि इस केस में डिफेंडेंट है उस पर ये इंजंक्शन करवा सकती है या इशू करवा सकती है कि ये समाज में ना बोले कि मैं उसकी वाइफ हूं, बल्कि मैं मैरिड ही नहीं हूं। वो वुमन कह रही कि मैं मैरिड ही नहीं हूं। दूसरा केस अयोध्या प्रकाश वर्सेस एडीएम म्युनिसिपल कमेटी। इसके अंदर क्या होता है कि प्लेंटिफ जो है वो कुछ जमीन लेता है। प्लेंटिफ जमीन लेता है तो वो अपनी जमीन के अंदर जो है वो अपनी जगह का ब्यौरा दे देता है कि मेरा इतने बाय इतने का घर है, मेरे घर के सामने 20 फीट की रोड है। उसने वहां एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होता है कि वो उसके जो घर का एरिया है उस घर के एरिया से ज्यादा वो कंस्ट्रक्शन करता है, जो कि वो 20 फीट की रोड भी कवर कर रहा है। तो यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके पास फुल्ली राइट है कि अगर आप हमारे जो बायलॉज का है वो आप वायलेशन करोगे तो हम आपकी जो है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या जो भी प्रॉपर्टी है हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो अब जो है वो प्लेंटिफ ये इंजंक्शन इशू नहीं करवा सकता कि साहब उन्हें रोका जाए कि वो हमारी बिल्डिंग ना गिराए। तो कोर्ट यही कहेगी कि आप भी पहले क्लीन हैंड से आइए, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है जगह है उतने में बनाइए, आप क्यों एनक्रोचमेंट कर रहे हैं उस 20 फीट रोड के बीच में। आप वहां खुद गलत है तो आपको कैसे रिलीफ मिलेगा। उसके बाद केस है प्रेमजी रत्ने शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर कहा गया कि अंडर क्लॉज जे ऑफ सेक्शन 41 जो कि पर्सनल इंटरेस्ट वाला था पॉइंट, उसके अंदर कि सेक्शन 41 द इंटरेस्ट ऑफ द राइट नॉट शोन टू द एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय इंजेक्शन। अगर आपका जो है वो इंटरेस्ट एग्जिस्टेंस ही नहीं कर रहा तो फिर आप इंजंक्शन का प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। इस केस के अंदर यही कहा गया। अगला केस मारिया फर्नांडिस वर्सेस एरामस जैक डिसिक्वेरा। इसके अंदर कहा गया इन अ केस ऑफ इंजंक्शन अगेंस्ट डिस्पोजेशन इन द इज द बाउंडेड ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन प्लीडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट। अगर कोई डिस्पोजेशन हो गया किसी के घर से फोर्सफुली और वो इंजंक्शन का शूट ला रहा है
तो कोर्ट की ड्यूटी है और ऑब्लिगेशन है कि वो प्लीडिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को देखे एंड पास इंजंक्शन ऑर्डर, और उसके बाद जो है वो इंजंक्शन ऑर्डर पास करे। उसके बाद वाइल टेकिंग प्रैग्मेटिक रियलिटीज, जब वो पास करे तो ये चीजें वो ध्यान में रखे। क्या चीज है कि मार्केट वैल्यू क्या था रेंट का, उसके बाद उस मार्केट वैल्यू के साथ साथ उसकी प्रमाइसेस, जो लोकेलिटी में प्रमाइसेस है, लोकेलिटी में जो मार्केट रेंट चल रहा है वो क्या था, उसको देखते हुए जो है वो उस केस का कंसीडरेशन निकाले और उसको डिसाइड करे। ये इस केस के अंदर कहा गया था। अब हम सेक्शन 42 के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 42 किस बारे में बात कर रहा है? इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। अब ये नेगेटिव एग्रीमेंट क्या है और ये पॉजिटिव एग्रीमेंट क्या है? किसी काम को करना हो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो वो पॉजिटिव एग्रीमेंट हो गया, और किसी काम को नहीं करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसे हम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। क्या आप ये काम नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव एग्रीमेंट। अब ये सेक्शन क्या हो रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 41। जो क्लॉज ई था सेक्शन 41 के अंदर, उसको ये छेड़ेगा नहीं, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है? वेयर कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइज एन अफर्मेटिव एग्रीमेंट। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव एग्रीमेंट टू डू अ सर्टेन एक्ट, कुछ काम करने के लिए, कपल्ड विद नेगेटिव एग्रीमेंट। इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नेगेटिव एग्रीमेंट भी जुड़ा हुआ है। एक्सप्रेस या इंप्लाई हो सकता है वो। नॉट टू डू सर्टेन एक्ट, कुछ सर्टेन एक्ट नहीं करने के लिए। द सर्कमस्टेंस दैट द कोर्ट इज अनेबल टू कंप्लाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकती एक पॉजिटिव एग्रीमेंट का, तो कोर्ट शैल प्रिक्लूड फ्रॉम द ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट। तो कोर्ट जो है वो इंजंक्शन इशू कर सकती है उस नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए। उस नेगेटिव एग्रीमेंट पे जो है वो पॉजिटिव एग्रीमेंट का इफेक्ट नहीं होगा। अगर पॉजिटिव एक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब नेगेटिव भी परफॉर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम नेगेटिव एग्रीमेंट तो परफॉर्म हो रहा है। प्रोवाइजो दे रखा है दैट द प्लेंटिफ हैज नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। और जब नेगेटिव एग्रीमेंट जब ही होगा जब प्लेंटिफ ने अपना काम परफॉर्म कर लिया हो। अगर प्लेंटिफ ही अपना वो चाहता ही नहीं है कि मुझे रिलीफ मिले कोर्ट से, वो दरकिनार कर रहा है, फिर वो जो है वो डिफेंडेंट को बाइंडिंग नहीं कर सकता, बाइंड नहीं कर सकता कि नहीं आप तो नहीं कर सकते, नेगेटिव एग्रीमेंट तो आप कर ही नहीं सकते। इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं इजीली। जैसे ए है, ये सिंगर है, बी जो है वो म्यूजिक कंपनी है। अब ए ने जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बी ने कहा कि ठीक है आप मेरे साथ काम करो, हम आपको गाने गवाएंगे, पर आप जो है वो 2 साल तक किसी और कंपनी के साथ काम मतलब साथ में काम नहीं कर सकते। उसने बोला ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। उसी बीच क्या हो जाता है कि ए को कोई तीसरी कोई बड़ी कंपनी से और ऑफर मिल जाता है और वो उसके यहाँ ज्वाइन कर लेता है, और वो 2 साल कंप्लीट नहीं हुए थे, वो 1 साल ही कंप्लीट हुआ था। तो क्या है कि बी जो है वो ए के खिलाफ अब इंजंक्शन इशू करवा सकती है। जो म्यूजिक कंपनी है वो इंजंक्शन इशू करवा सकती है। वो कोर्ट में कहेगी सर वो मेरे यहाँ ठीक है, वो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पर वो दूसरे के यहाँ काम नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक मेरे जो 1 साल बाकी है इससे मेरा राइट वायलेट हुआ है, मुझे नुकसान हुआ है। अब इसका लोग कहेंगे कि भी उसको ए को जो है काम करने की स्वतंत्रता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है आर्टिकल 19(1) का जी। पर उसको ये भी ध्यान रखना होगा कोर्ट को कि उससे पहले उसकी एक ड्यूटी भी थी ए की, टू परफॉर्म फॉर दी बी जो कि म्यूजिक कंपनी है। वो अपनी ड्यूटी अगर वो ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको उसका राइट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो सेक्शन 41E था वो कह रहा था कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इंजंक्शन इशू नहीं करवा सकते, और ये सेक्शन कह रहा है कि आप इंजंक्शन इशू करवा सकते हो। पर इसमें एक डिफरेंस है इन दोनों सेक्शंस के बीच में। 41 जो ई क्लॉज था, 41 का ई, उसके अंदर नेगेटिव एग्रीमेंट की बात नहीं हुई। वहां सिर्फ एक एफर्मेटिव था एग्रीमेंट, सिर्फ एक एग्रीमेंट था कि आप ये काम करो। अब वो जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे एक पेंटर है, ए ने बी को, जो बी पेंटर है, ऑफर दिया कि आप मेरे लिए पेंटिंग बनाओ। पेंटर मर गया। अब ये पॉसिबल है कि नहीं? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जो बी है वो अब पेंटिंग बना के दे।
पर अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल के अंदर हम डालते हैं, ए ने बी को बोला आप मेरी पेंटिंग बना के दो, तो उसने ये कह दिया कि आप सिर्फ मेरे लिए पेंटिंग बनाओगे 1 साल तक और किसी के लिए नहीं बनाओगे, तो ये नेगेटिव एग्रीमेंट साथ में जुड़ गया। तो अब जो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता है तो यहां पर सेक्शन 42 जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर वो पेंटर है वो ए के लिए काम नहीं करता है तो किसी और के लिए भी काम नहीं कर पाएगा उस समय तक, जितना उनके बीच में समय की अवधि जो बंधी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसमें कोर्ट इंजंक्शन इशू कर सकती है पेंटर के खिलाफ। सेम है एग्जांपल इसी टाइप का। इसके अंदर एक केस आया वार्नर ब्रदर पिक्चर वर्सेस नेल्सन का। इसके अंदर कहा गया कि एक्टर जो है उसने इस कंपनी के साथ, जो ये प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 2 साल तक या 3 साल तक जो है वो आपके साथ काम करूंगा और किसी भी प्रोड्यूसिंग कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा। उसी बीच जो है उसको एक बेटर ऑफर मिल जाता है और वो चला जाता है किसी और प्रोड्यूसिंग कंपनी के पास, तो ये ब्रीच हो गया। तो अब जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंजंक्शन इशू कराने गई कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने जो है इंजंक्शन ग्रांट किया कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आप अगर काम नहीं करना चाहते इनके साथ तो मत कीजिए, पर आप किसी और के साथ भी आप काम नहीं कर सकते। इंजंक्शन ग्रांट किया गया। फिर इसके साथ जो है अब ये देखते हैं कि इंजंक्शन जो है वो ग्रांट हो रहा है तो उसके साथ क्या एडिशनल रिलीफ जो है वो ग्रांट हो सकती है। तो एडिशनल जो रिलीफ है वो कॉम्पनसेशन है और डैमेजेस है, प्रतिकर और क्षतिपूर्ति हिंदी में बोलते हैं। अब जो है वो सेक्शंस तो सारे कंप्लीट हो गए हैं, पर आजकल जो है वो जुडिशियल एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया है। अब वो ऐसी जगहों से भी क्वेश्चन पूछते हैं जो कि डिलेटेड रिपील हो गए। सेक्शन 43 और 44 है, ये रिपील है, इसके सेक्शंस के अंदर से नहीं पूछा गया, पर ये कौन से ईयर में रिपील हुए वो क्वेश्चन पूछा था। अभी जो लेटेस्ट छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, छत्तीसगढ़ सिविल जज का, उसके अंदर ये सवाल आया था कि सेक्शन 33 और 34 जो है वो कौन से ईयर के अंदर हुए थे और ईयर्स के ऑप्शन दे दिए थे। तो आप जब लोग पढ़ें इस बेरेक्ट को तो उसकी सारी चीजें एक बार देखें कि कौन सा सेक्शन जो है वो रिपील हुआ। थैंक यू, मुझे लगा होगा आपको समझ में आया होगा। और अब हमारा जो एसआर है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो लेने वाले हैं, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, वो कोशिश कर रहा हूं कि मैं लिमिटेशन एक्ट को लूं। अगर कोई चेंजेस होता है तो उस हिसाब से मैं कम्युनिटी टैब के अंदर जो है वो मेंशन कर दूंगा। थैंक यू।